अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें जी। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि एक अहम एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है और जो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए थे उनको एक तरह से आप कह लें कि कंक्लूड कर दिया गया है। और उसके बाद उस एलामिया में क्या इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है वो आपको बताएंगे। मारंग बलोच साहिबा के हवाले से एक अहम खबर आई है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। इसके साथ साथ एक और अहम खबर ये भी है कि बुशरा बीबी साहिबा की जो साहबजादी हैं मुबशरा मानिका, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है मुकदमे के अंदराज के लिए। किसके खिलाफ मुकदमा है और क्यों, इस पर भी बात होगी। और उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, हमें तो पता ही नहीं लगा, लेकिन जब अचानक से आज अखबारात खोले तो पता चला कि जनाब बलूचिस्तान में तो दूध और शहद की नहरें बह गई और हमें पता ही नहीं चला, हम इधर ही बैठे के बैठे रह गए। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या हुआ जो मुज़ाकरात चल रहे थे वहाँ पर, क्योंकि पहले तो बात खटाई में पड़ गई थी, लेकिन इवेंचुअली कुछ बातचीत के ज़रिए उन तमाम टॉक्स को कंक्लूड कर दिया गया और एक मुतफ़िका एलामिया जारी कर दिया गया है। इस एलामिया की तैयारी में भी जो कतरी वहाँ पर मौजूद थे उनकी तरफ से काफ़ी इनपुट रहा। ज़ाहिर है पाकिस्तान तो एक सफारतकार और सालिस के तौर पर काम कर ही रहा है। और साथ में जो चीज़ें तय हुई हैं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये सोचा कि मज़ीद इस मामले को अगर लिंगर ऑन किया जाता है तो इसमें मज़ीद ख़राबियाँ पैदा होने का ख़दशा था वहाँ पर रहते हुए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस तरफ से आग लगाई हुई थी उसकी वजह से जो की कराई मेहनत थी सबकी, चाहे वो खुद डोनाल्ड ट्रंप के अपने डेलीगेशन की भी थी, वो भी उस पर भी पानी ही फिरना था। और ज़ाहिर है जो बेचारे सहूलतकार और सालिस वहाँ बैठे हुए हैं, जो ईरानियन डेलीगेशन आया हुआ है, तो हर कोई अपने काम छोड़कर वहाँ बैठा हुआ है और इधर डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने बेतुके बयानात की वजह से सारी सबकी मेहनत के ऊपर पानी फेर रहे थे। लेकिन ये वाला जो उनका एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि जो डेलीगेशन वहाँ गया हुआ है ईरान में, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी भी जान जो के को ख़तरात लाक हो जाएंगे और उनको वापस नहीं आने दिया जाएगा। तो इस किस्म की जो धमकी थी ये बहुत ही मेरा ख्याल है नाकाबिले बर्दाश्त थी और इससे ज़्यादा घटिया बात नहीं हो सकती कि कोई मुज़ाकरात के लिए आया हुआ है और आप उनको ऊपर से धमकियाँ लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही मेरा ख्याल है बिलो द बेल्ट भी था और बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि डिस्ट्रॉइंग था ये तमाम मुज़ाकरात के लिए। बहरहाल वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कुछ मामले को संभालने की कोशिश की। इवेंचुअली एक कम अज़ कम मुतफ़िका एलामिया जारी कर दिया गया। इस एलामिया में एक तो ये तय किया गया है कि एक वर्किंग ग्रुप या कमेटी बना दी जाएगी जो कि इन मुज़ाकरात को ज़ाहिर है देखेगी कि किस तरह से चल रहे हैं इनके मामलात वगैरह तय करेगी और आगे की जो सिटिंग्स हैं वो सारी अरेंज होंगी, तमाम चीज़ें फिर आगे एज़ पर प्लान चलेंगी। तो आप कह सकते हैं कि एक 60 डेज़ का रोड मैप जो है वो डिज़ाइन करने का तय किया गया है। इसके साथ साथ एक डी कन्फ्लिक्शन सेल बनाया गया है जिसका मकसद ये है कि जो इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर अटैक्स जारी हैं उनको रोका जा सके और उनके हवाले से जितने भी फैसले हैं और मामलात हैं उनको ये सेल जो है वो कंट्रोल करेगा। तो ये एक अहम पेशरफ्त है जो ईरान ने हासिल की है। अब इसके ऊपर कितना अमल दरामद होता है वो तो ज़ाहिर है वक्त के साथ ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी जब कह दिया था तो ये एक ख्याल था कि इजराइल इसको वायलेट करेगा और उसने किया। तो अब भी ये ख्याल है कि भले एक आप सेल बना दें, कमेटी बना दें, कुछ भी बना दें, लेकिन जो स्पॉइलर है वो इवेंचुअली एक स्पॉइलर ही है और उसने हर कोशिश करनी है कि अमन ना आ सके। तो बहरहाल फिर भी कोशिश जिसकी ख़राब करने की है वो भले करता रहे, जिनकी बेहतर करने की है वो भी अपनी कोशिश पे जारी रखें। अगर ख़राब करने वाला अपनी कोशिश छोड़ नहीं रहा तो बेहतर करने वाला अपनी कोशिश क्यों छोड़े भाई। तो अच्छी चीज़ ये है कि इवेंचुअली टॉक्स को कंटिन्यू रखने पर इत्तेफाक हो गया है। अब आ जाते हैं जी कि मुल्क के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। एक तो जी अहम खबर ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने BYC की रहनुमा मारंग बलोच को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। FC एहलकार के कत्ल में उन पे इल्ज़ाम था और उनके ऊपर कब वैसे ये पूरा ट्रायल चला है, कैसे कैसे चला है, मीडिया में तो कुछ मैंने ऐसा रिपोर्ट होते नहीं देखा। पहले तो हमें ये बस पता चला था कि उनको नज़रबंद कर दिया गया है, उसके बाद हमें पता चला कि कोई फर्दर उनकी 2-4 ही पेशियाँ हुई और उसके बाद तो वो कभी पेशियों पे भी नहीं थी मौजूद।
तो फिर कब किस वक्त कैसे बहरहाल ये ट्रायल चलता रहा और इवेंचुअली एक FC एहलकार के कत्ल के इल्ज़ाम में उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है मारंग बलोच को। और इसी तरह उन्हीं के BYC के और एक दो रहनुमा जो हैं उनको भी उनके साथ ही सज़ा सुना दी गई है। तो ये एक बहुत ही एक्सपेक्टेड डिसीजन था। उसकी वजह ये है कि मुझे खैर ऑनेस्टली बताऊं तो चूँकि मैंने इस केस की कोई रिपोर्टिंग होते देखी ही नहीं है, तो इसलिए कुछ भी कहना कि भाई इसमें क्या शवाहिद थे या नहीं थे वो तो सब एक तरफ रहा। लेकिन चूँकि मुल्क में एक माहौल इस तरह का है कि जो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं या कोई एहतजाज कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। और यही वजह है कि हमने देखा कि 2 रोज़ कबल जो PTI के बुज़ुर्ग रहनुमा हैं उनको एक दफ़ा फिर से 10-10 साल की कैद की सज़ाएं सुनाई गई हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा मारंग बलोच को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है और उनको भी बिल्कुल मंजर आम से हटा दिया गया। जब से उनको गिरफ़्तार किया गया उसके बाद से उनके भी कोई स्टेटमेंट्स, कोई उनकी आप कह लें कि पब्लिक अपीयरेंस, टोटली उन्हें वैनिश कर दिया जाता है मंजर आम से। इसी तरीके से जो मामला है वो इवन ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा के लिए, उनके साथ भी यही हो रहा है कि वहाँ पर एक दफ़ा उन्हें जब कैद कर लिया गया है तो ना उनकी अपीलें लगाई जा रही हैं, ना उनकी कहीं पे पेशियाँ हो रही हैं। और शुरू में तो इवन उनसे मुलाकातों पर भी पाबंदी थी, उनकी फैमिली, उनके लॉयर्स तक भी उन तक एक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बाद में कम से कम ये ज़रूर अब हो गया है कि उनकी कुछ ना कुछ मुलाकातें हो रही हैं अपनी फैमिली के साथ। आज भी डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की मुलाकात हो गई है, तो कम से कम इस हद तक तो चीज़ उनके हद तक है कि फैमिली वगैरह मिल पा रही है। लेकिन पब्लिक अपीयरेंस, कोई पब्लिक मैसेज, उनका कोई किसी किस्म की जो एक्टिविटी अगर वो कोई जनरेट कर सकती हैं तो उसको टोटली मंजर आम से बिल्कुल गायब कर दिया गया है। तो यही फार्मूला हमें उधर मारंग बलोच के लिए भी नज़र आ रहा है। फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहा कि कोई बहुत जल्द मारंग बलोच के लिए कोई किसी किस्म की भी रिलीफ की उम्मीद की जाए, क्योंकि अभी तो ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजाए आगे से हाई कोर्ट में अगर चैलेंज भी किया जाता है तो आपको पता है कि इस वक्त कोर्ट कचहरियों का भी क्या मामला है। और जल्दी से पहले तो नंबर 1 केसेस लगते ही नहीं हैं, और फिर उसके बाद लगें भी तो फिर जो वहाँ पे मामलात होते हैं केसेस के साथ वो भी आपके सामने हैं। तो ये जो है वो इस वक्त बहुत ओपन फैक्ट्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो एक रियासती पॉलिसी है वो दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं कि जी उधर बुशरा बीबी साहिबा के साथ क्या हुआ है। यही जो पॉलिसी जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ कि जो लोग भी बोल रहे हैं, एक्टिव हैं, चैलेंज करते हैं निज़ाम को, उनको टोटली मंजर से गायब कर दिया जाता है। और यही सूरत हाल जो है वो आपको नज़र आती है इमरान खान साहब के लिए भी। बुशरा बीबी साहिबा भी उसी चक्की में पिस रही हैं। तो बुशरा बेगम साहिबा, बुशरा इमरान साहिबा, इनके हवाले से आपने एक खबर सुनी कि एक सेटलमेंट हुई कि चलें जी बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद उनकी मुलाकात करवाई भी गई और उस मुलाकात से पहले अदालत के अंदर भी और अदरवाइज़ भी जो बैकडोर बातचीत होती है उसमें भी ये तय पाया था कि कोई ख़बर जो है उस मुलाकात की सोशल मीडिया पर नहीं लाई जाएगी। और ख़ास तौर पर जो उनकी बहन हैं मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उनके ट्वीट करने पे भी पाबंदी थी कि जी अंदर कुछ भी बातचीत हुई है उनके हालात से मुतालिक, उनकी गुफ्तगू से मुतालिक, और इनडायरेक्टली अगर वो इमरान खान से मुतालिक कोई बात कर रही हैं तो कुछ भी रिपोर्ट नहीं होगा। और ये मानना पड़ेगा कि फ़ैमिली ने इसको फॉलो किया, उन्होंने अपनी कमिटमेंट निभाई। उनकी फैमिली की 2 ख़वातीन, एक उनकी भाभी और एक उनकी बेटी मुबशरा मानिका, इन दोनों को मुलाकात के लिए बुलाया गया, मुलाकात करवाई गई। लेकिन इन दोनों ने खुद भी कोई मीडिया से सामने आके बात नहीं की, जो कि वो पहले भी नहीं करती थी। पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने कभी उस तरह से नहीं दी कि पब्लिकली मीडिया से बात की हो। लेकिन बहरहाल जो उनकी गुफ्तगू होती थी वो PTI के लोगों से या इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के लॉयर्स के थ्रू या इमरान खान साहब की बहनों के थ्रू कुछ ना कुछ पता चल जाती थी। लेकिन इस चीज़ को टोटली इंश्योर किया गया कि कोई ख़बर जो है वो बाहर ना आ सके। और इवन उनकी बहन ने भी कोई ट्वीट नहीं किया इस बारे में। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब करने का मकसद क्या था कि बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकातें बहाल रहें, उनकी खैर ख़बर पता चलती रहे, फैमिली से वो मिलती रहें। तो चलो अगर उन्होंने कोई पाबंदियाँ लगाई भी हैं तो उन पाबंदियों को फॉलो कर लिया जाए, लेकिन एटलीस्ट उनसे मुलाकातें तो बहाल रहें। तो इस वजह से फैमिली ने इसको कबूल कर लिया था। लेकिन फैमिली ने तो अपनी कमिटमेंट निभाई, निज़ाम ने अपनी कमिटमेंट एक दफ़ा फिर नहीं निभाई। और हमने क्या देखा कि अगले 2 हफ्ते मज़ीद बुशरा बीबी साहिबा की किसी से मुलाकात दोबारा नहीं कराई गई, ना उनकी अपनी फैमिली से, ना लॉयर से, किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो अगरचे
वो कमिटमेंट पूरी की गई थी फैमिली की तरफ से बज़ाहिर, और उन्होंने कोई खबर नहीं दी। इसके बावजूद भी अगली दफ़ा उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। और जब फैमिली ने ये देखा कि जी इनकी मुलाकातें तो फिर भी नहीं हो पाई, हालांकि हमने तो कमिटमेंट भी पूरी की है, तो उसके बाद कुछ हमने थोड़ी बहुत खबर जो है वो देखी है। बुशरा बीबी साहिबा की बहन के फेसबुक अकाउंट से भी उन्होंने कुछ बात की है, थोड़ा बहुत ट्विटर में कुछ जिक्र किया है, वो भी काफ़ी दिनों के बाद जाके, और उसमें फिर वो बता रही हैं कि बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। कुछ सहाफ़ी भी 1-2 दिन पहले रिपोर्ट कर चुके हैं, इमरान रियाज ने भी इसके ऊपर बात की थी और 1-2 लोगों ने और भी, और उन्होंने ये तफसीलात भी बताई थी कि बुशरा बीबी साहिबा की जो सेहत है वो बिल्कुल भी इत्मीनान बख्श नहीं है। उनकी आंखों का मामला स्टिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनकी एक आंख पूरी तरह खुल भी नहीं पा रही थी और अभी उनको मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन उनको जेल वापस शिफ्ट कर दिया गया था। उनकी दूसरी आंख भी मुतासर है। इसके साथ साथ उनके साथ जो ट्रीटमेंट है, बकौल उनकी जो फैमिली के ज़राए बता रहे हैं कि वो भी मुनासिब नहीं है। उन्होंने ये कंप्लेन की है कि उनके बिल्कुल सेल के सामने एक गटर जो है उसको जानबूझ के खोला गया, जिसकी स्मेल जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, गंदगी है, और उसके साथ साथ जो अमले का रवैया है उनके साथ वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देह है। उनमें अमले में उन्होंने बताया कि कोई मरियम नामी खातून है जो कि बुशरा बीबी साहिबा के साथ बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आती हैं। ज़ाहिर है आपके लिए वो बहुत मेंटली टॉर्चर है कि कोई आपके साथ तज़हीक-आमेज़ अंदाज में गुफ्तगू करे या बदतमीज़ी करे। तो बुशरा बीबी साहिबा के साथ ये जो सारा ट्रीटमेंट है ये बाद में काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा रिपोर्ट हुआ है, और वो भी इस वजह से कि जब आगे मुलाकातें नहीं हुई तो फिर मजबूरन फैमिली ने कुछ चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट की हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आज बुशरा बीबी साहिबा की जो बेटी हैं बुशरा मुबशरा मानिका, उन्होंने एक दरख्वास्त दी है इंदराज मुकदमा की, और ये ख़ास तौर पर जो ये यानी उनके साथ ट्रीटमेंट चल रहा है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त है, और उसमें उन्होंने ये जो स्टाफ है उसको भी कहा है कि फ़रीक बनाया जाए और उनके लिए उनके ख़िलाफ़ ये सारे जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर उन्होंने दरख्वास्त दायर की, जिसमें उन्होंने ये 3-4 बातें की हैं कि भाई एक तो मुलाकातें रेगुलर नहीं करवाई जाती जेल मैनुअल के मुताबिक, दूसरा जो वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं है, और जो उनके मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सही से टाइमली एड्रेस नहीं किया जाता और प्रॉपरली भी नहीं किया जाता। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर मबनी उन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो दायर की है। लेट्स सी कि इसके ऊपर वाकई कोई कार्रवाई होती है नहीं, क्योंकि बस पाकिस्तान में आजकल दरख्वास्तें दायर करना तो एक फॉर्मेलिटी बन चुकी है। सबको पता है कि अदालतें किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं इस तरह की दरख्वास्तों को। तो बहरहाल ये एक अहम जो है वो पेशरफ्त हुई है। उसके साथ साथ जी एक जो अहम आज की ख़बर है उसके हवाले से भी आपको अपडेट कर देते हैं। एक तो ये पता चला है कि हम अपने मसलों में रह गए और हमें पता ही नहीं चला कि बलूचिस्तान जो है वहाँ पर इतनी तरक्की हो चुकी है। आज अचानक से जब अखबार खोला तो पता चला कि बलूचिस्तान में तो बड़ी तरक्की हो चुकी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो मरियम नवाज़ साहिबा के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, और उन्होंने सोचा है कि भी तरक्की तो वही होती है जो इश्तिहारात में नज़र आ रही होती है, तो लिहाजा जेन्युइन तरक्की करने की क्या ज़रूरत है, बेहतर है कि इश्तिहारात पर ही पैसे खर्च कर लिए जाएं। एक तो मीडिया भी आपसे खुश रहता है, आपके ख़िलाफ़ खबरें भी नहीं चलाता बल्कि आपकी तारीफ़ चलाता है, और दूसरा आप ये तासुर बनाने के लिए कि जनाब हमने बहुत एक ज़बरदस्त कोई वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करके तरक्की के और दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, तो वो आपको इस्टेब्लिश करने के लिए आप वो कम अज़ कम इश्तिहारात का सहारा ले लेते हैं। तो सरफराज बुगटी साहब ने भी आज इसी किस्म का एक फुल पेज इश्तहार जो है वो मुख्तलिफ अखबारात में छपवाया है, और उसमें वो बता रहे हैं कि जनाब हमने जो कहा था वो कर दिखाया, और फिर बीच में उनकी तस्वीर है, साइडों पे उन्होंने बताया है कि जी बलूचिस्तान के अंदर तो बस कोई गैर मामूली इक़दाम करके कोई लहरा बहरा कर दिया गई हैं। हालांकि हालात वहाँ पर ये हैं कि ख़ुद सरफराज बुगटी साहब भी बलूचिस्तान की बहुत से इलाकों में मेरा ख्याल है जा भी नहीं सकते, इवन विद सिक्योरिटी भी शायद गुजरना उनके लिए मुमकिन ना हो कुछ इलाकों में। और बाकी बलूचिस्तान की बदहाली की हाल हम आपको क्या सुनाएं, आप ख़ुद बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर किस किस्म की गवर्नमेंट्स रही हैं, वहाँ के जो फ़ंड्स होते हैं, जो वहाँ की आपकी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के फ़ंड्स होते हैं वो सारे किस तरह से गायब हो जाते हैं। वहाँ के जो सरदार हैं उन्होंने भी हिस्सा कम नहीं डाला, उन्होंने भी अपने पेट खूब भरे हैं, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड पर आपको कोई उस तरह की डेवलपमेंट नज़र नहीं आती।
اور کوئٹہ شہر میں تو پھر بھی کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بیسک چیزیں اویلیبل ہوں، باقی تو صوبے کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو جب یہ مختلف کوئی فوٹیج آ جائے کسی حوالے سے بھی، آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی بنجر بیابان جگہ ہے، اتفاق سے بھی کوئی آپ کو ایسی لوکیشن پیچھے آگے نظر نہیں آ رہی ہوتی جہاں پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں بھائی یہ جو ہے نا واقعی کوئی پیچھے آپ کو بلڈنگز نظر آ رہی ہیں، یا کوئی آپ کو پیچھے سڑکیں بہتر نظر آ رہی ہیں، یا کوئی جنرلی کوئی آبادی کا اگر سین ہو تو آپ کو لگے کہ ہاں بھائی لوگوں کے بہتر گھر بنے ہوئے ہیں، تو کسی کانٹیکس میں جو ہے آپ کو لگے کہ بھئی نہیں کوئی ٹرانسپورٹ ایسی نظر آ رہی ہو چلتی ہوئی جس سے آپ کو لگے کہ جی کوئی یہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، تو آپ کو کچھ عام بھی جو را فوٹیجز ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہے کسی بھی کانٹیکس میں چل رہی ہوں، آپ اس میں بھی دیکھیں۔ میں تو پی ٹی آئی کی ریلیز کی جو فوٹیجز ہیں یا اس طرح کی چیزیں اس میں بھی میں بعض اوقات دیکھ رہی ہوتی ہوں، یا کوئی بازار کا کبھی آ جاتا ہے کوئی کلپ وغیرہ تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بھائی کیا یہاں پر ہے، اور امن و امان کی صورتحال تو جو ہے سو ہے۔ تو اس کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب کا بڑا جگرا اور بڑی ہمت ہے کہ وہ اتنا بڑا اشتہار جو ہے وہ اپنی حمایت میں لگوا رہے ہیں، اور انہوں نے اشتہار چھپوانے کے لیے تو فنڈ جاری کر دیے ہیں، لیکن کاش یہ پیسے جو اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں اگر یہ بلوچستان کے عوام کے لیے استعمال کیے جاتے تو کچھ نہ کچھ ان کی شاید زندگی میں بہتری ضرور نظر آ رہی ہوتی۔ بہرحال جی یہ پاکستان کی طرف سے کچھ اہم آج کی خبریں تھیں، لیکن ایک خبر برطانیہ سے بھی ہے جہاں پر ان کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ کیئر سٹارمر جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا، ان کے ریزگنیشن کی بات چند دن پہلے ہی ویسے بتا دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جی وہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ کیسی ڈیموکریسی ہے جہاں پر یہ لوگ رسپانسبلٹی کا اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ کس طرح لاگو کرتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک، کہ ان کو جہاں پہ یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہماری کسی پالیسی سے عوام نے اختلاف کیا ہے اور اس کی وجہ سے ان پاپولر ہو گئی ہے گورنمنٹ، تو اس کے بعد کوئی بڑے بڑے مظاہرے کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، کوئی تحریک عدم اعتماد لانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، کوئی تختے الٹنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، کوئی آپ کو ویگو ڈالے لانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ان کے وزرائے اعظم خود اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ جناب ٹھیک ہے اگر عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے تو ہم مستعفی ہو جاتے ہیں، چمٹے نہیں ہوئے ہوتے وہ لوگ کرسیوں کے ساتھ، فوری وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر یہ ایک چیز ہے ہم سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، ہماری گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں رہا، وہ از خود استعفے دے دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر کچھ 4 میں نے دیکھے ہیں کہ وزرائے اعظم ان کے استعفے دے کے جا چکے ہیں، اور یہی ڈیموکریسی کی ایک اسٹرینتھ ہے۔ ڈیموکریسی چاہے آپ لکھے ہوئے آئین بات کریں، قانون بات کریں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن جو اس کی بنیاد ہے وہ اخلاقیات پہ کھڑی ہوتی ہے، اور اخلاقی مورل گراؤنڈ کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے۔ جب وہی آپ کو باقی نہ رہے تو پھر باقی آپ قانون کے پیچھے تو جتنا مرضی چھپتے پھریں اور اس میں جتنی مرضی منہ شگافیاں کر لیں، لیکن ایونچولی تو فیکٹ از اے فیکٹ۔ یہاں کیا ہے کہ جن کو مسترد کیا ہے، جن کو ووٹ نہیں ڈالے، جن کو گھر کے حلقوں نے ووٹ نہیں ڈالے، وہ بھی آ کے جو ہیں وہ چوڑے ہو کے جھوٹے حلف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وزرائے اعظم اور وزیر بن کے بیٹھے ہیں، نہ شرم ہے نہ حیا ہے، اور چل رہا ہے نظام۔ اور اوپر سے اتنا ہی نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ آگے 10 سال کی پلاننگز کر رہے ہیں کہ ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے اندازہ لگائیں آپ۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں جمہوریت ایک صرف مسخ شدہ لاش کی طرح ہے۔ اگر آپ نے جمہوری قدریں دیکھنی ہیں تو پھر آپ ذرا ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھیں کہ وہاں پر کس طرح سے جمہوریت کو سینچا جاتا ہے، کیسے وہاں پر جمہوری جو اقدار ہیں ان کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ضمیر اپنا جاگے رکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک احساس ذمہ داری اور اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوتا ہے، جو کہ ہمارے ماشاءاللہ سیاستدانوں میں تو ہے کوئی نہیں۔ وہ تو ان کے اپنے پیٹ کے دوزخ ہی نہیں بھرتے کسی وقت، تو کیا کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔